मेरा नाम ओवन है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं अपनी खूबसूरत पत्नी बॉनी के साथ हनीमून पर हूँ। ज्यादातर लोग जाते हैं हवाई या फिर पेरिस, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने देश भर में रोड ट्रिप करने का फैसला किया। एक रात हम गाड़ी में विस्कॉन्सिन से गुजर रहे थे। बॉनी के पास नेविगेट करने के लिए एक मैप था, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मैप के अनुसार निकटतम होटल लगभग 10 मील दूर था। बॉनी ने कहा, मैंने कहा, जब मुड़ना हो मुझे बता देना। मैं मुस्कुराया और उसे एक फ्लाइंग किस दी। पहले कुछ मील तक तो चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर हमारे सामने एक डेड एंड आ गया और हमें मुड़ना पड़ा। देर हो रही थी और नक्शे को फिर से रीरूट करना कंफ्यूजिंग था। थोड़ी ही देर बाद मैंने एक मोड़ लिया और एक पुल पर पहुंच गया। हमारे पास पेट्रोल कम था, इसलिए मैंने कार को बंद कर दिया। फिर से नेविगेट करने में कुछ मिनट लग गए। अगला गैस स्टेशन कुछ ही मील की दूरी पर था, इसलिए मैंने कार को वापस चालू किया। हेडलाइट्स ऑन हो गई और बॉनी अचानक चिल्ला उठी। मैंने आगे देखा तो हमारी कार के सामने एक भूतनी सी महिला को खड़ा पाया। उसने विक्टोरियन वेडिंग ड्रेस और मीलों तक लंबा वेल पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें खोखली, होंठ पतले और बोनी गाल थे। मैंने महिला की तरफ देखा और अपनी खिड़की नीचे की। मैम, क्या आप ठीक हैं? मैंने पूछ लिया। बोनी फुफकारी। मैंने एक हाथ उठाया और अपनी पत्नी की ओर देखा। कोई बात नहीं बॉनी। मैं फिर से उससे बात करने गया, लेकिन वो महिला गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें झपकते हुए सोचा कि हम थक गए होंगे। हमने 18 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई थी और रात का खाना भी देर से खाया। चलो गैस स्टेशन तक चलते हैं और एक होटल ढूंढते हैं, मैंने अपनी पत्नी से कहा। और जैसे ही मैं कार ड्राइव करने गया, वो अचानक बंद हो गई। बॉनी ने हताशा से पूछा, कार में रहो डियर, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने कहा और पीछे की सीट से टॉर्च उठा ली। मैंने कार का हुड खोला और तेल की जांच की और वो ठीक था। हमारे पास पेट्रोल कम तो था, लेकिन मुझे पता था कि वो खत्म नहीं हो सकता था। मैंने जब हुड से ऊपर देखा तो पाया कि वो महिला मुझे जंगल से देख रही है। मैंने कार का हुड बंद किया और उसकी तरफ वेव किया। मैम, क्या मैं आपको कहीं पर छोड़ सकता हूँ? उसके कार की ओर आते समय ऐसा लग रहा था मानो वो तैर रही हो। वो मेरे पास आई और मैंने कार में वापस जाने के लिए अपनी पत्नी की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। उस दुल्हन का चेहरा अब सामान्य दिख रहा था। उसकी आंखें हल्की ग्रे कलर की थी और गाल भरे भरे। उसने सिर हिलाया और मैंने उसके लिए पिछला दरवाजा खोला। वो कार में चढ़ गई और बीच में बैठ गई। तभी मुझे याद आया कि हमारी कार तो बंद पड़ी थी, सो मैं महिला से माफी मांगने के लिए पीछे मुड़ा और उसने समझकर बस अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हारी बातें हो चुकी हों तो क्या हम यहाँ से चलकर कहीं होटल ढूंढ सकते हैं? बॉनी ने पूछा। आई एम सॉरी, इसे देखकर लगा कि इसे मदद चाहिए। मैं तो अच्छा आदमी बन रहा था। क्या ये मुझसे शादी करने की वजहों में से एक नहीं था? बॉनी ने अपनी आंखें घुमाई। तुमसे शादी करने की कई वजहें हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि तुम अच्छे इंसान हो, पर अक्सर तुम बेवकूफी करते हो। स्मार्ट लोग कभी भी राह चलते किसी अजनबी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। हम पूरे दिन ड्राइविंग से बेहिसाब थक गए हैं, इसलिए वो इसे डरावनी लग रही होगी। जब हम होटल पहुंचेंगे तो हम सुबह अपने दिन की बेहतर योजना बनाएंगे। मैंने कार को फिर से शुरू करने की कोशिश की और इस बार वो स्टार्ट हो गई। मैं पीछे दुल्हन को देखकर वापस मुस्कुराया और बॉनी का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने कार को गियर में डाला और पुल के नीचे सड़क पर आ गया। हमने कुछ मील तक गाड़ी चलाई और अचानक हमारे आसपास सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा, जैसे मानो हम अभी वहीं पर थे। अचानक हम फिर से एक पुल पर थे। ओवेन, बॉनी ने चिंतित स्वर में कहा। ओवेन, फिर से एक ब्रिज आ गया। मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो दुल्हन गायब थी। ये तो बहुत अजीब है, मैंने कहा। बॉनी ने पीछे की ओर देखा। नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैप देखते हैं, हो सकता है हमने कोई टर्न मिस किया हो। उसने नक्शा निकाला और गाड़ी चलाते चलाते मैं भी नक्शा देखने लगा। मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था, क्योंकि मैं नक्शे में ऐसे किसी मोड़ की तलाश कर रहा था जो छूट गया हो। और जब मैंने वापस देखा तो वही दुल्हन सामने खड़ी थी, ठीक मेरी गाड़ी के। मैंने जोर से ब्रेक मारी और कार उससे जा टकराई। उसका शरीर सामने की ओर हवा में उछला और जमीन पर गिरकर एक तरफ लुढ़कने लगा। मैंने गाड़ी में बॉनी की तरफ देखा और वहीं जम गया। जो यात्री को मेरी पत्नी होना चाहिए था, वो एक दुल्हन थी। मैंने सड़क की ओर देखा तो वहां जीन्स और ब्लाउज पहने एक महिला को पड़ा पाया। मैं कार से बाहर निकला और सड़क पर पड़ी लाश के पास गया। मैंने करीब से उसे देखा। जिस महिला को मैंने मारा वो मेरी बॉनी थी। मैंने वहां एक साइन बोर्ड देखा जो पहले नहीं था। इसमें लिखा था ब्लडी ब्राइट ब्रिज। एक कहानी है कि अपनी शादी के लिए जाती हुई एक दुल्हन इसी रास्ते में एक दुर्घटना के चलते मारी गई थी और तब से वहां से गुजर रहे ड्राइवरों को सताती है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो भूत दुल्हन गायब हो चुकी थी। बस वहां मैं और मेरी मरी हुई पत्नी थी।
हेलो, मैं मार्टिन हूँ। मैं एक जासूस हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ हुई सबसे खतरनाक घटना के बारे में बताऊंगा जो एक रहस्यमय जगह पर हुई थी। साल 2003 की बात है। सोमवार के दिन इमरजेंसी कॉल आई। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो एक आदमी था। हमने सुना, हेलो पुलिस, मदद, हेल्प, पहाड़ियों में यहाँ एक वो बहुत डरा हुआ था और आतंकित लग रहा था। हम पूरी तरह उसकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन उसकी चीख सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां घुस गया था और उसे मारने वाला था। और अचानक वो चिल्लाया, नहीं नहीं, नो! इससे पहले कि हम उसकी बात समझ पाते, टेलीफोन की दूसरी तरफ से आ रही उसकी आवाज बंद हो गई। जैसे ही हमें यह आपातकालीन कॉल मिली, हमारी टीम उस रहस्यमय जगह के लिए रवाना हो गई। हॉर्हे बुश हिल। हॉर्हे बुश हिल एक बहुत रहस्यमय जगह है, क्योंकि ये जगह अपने भयानक इतिहास के लिए जानी जाती है। 1994 में 3 दोस्त कियाला, जस्टिन और एनी उस जगह के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए वहां गए थे। कियाला का शव छोटे टुकड़ों में कटा मिला था, लेकिन जस्टिन और एनी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। वो अभी भी लापता हैं, लेकिन पुलिस को उनकी टी-शर्ट्स, कैप्स और बाकी चीजें मिली। तो हम 4 लोगों की टीम, मैं, एली और लियो, हॉर्हे बुश हिल के लिए निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो स्थान पूरी जगह से सुनसान था और वहां कोई नहीं रहता था। हम आगे बढ़े और वहां बहुत अजीब चीजें देखी। 2 मिनट चलने के बाद हमने एक वीरान घर देखा। हमें लगा कि उसका मालिक घर पर नहीं है। मैंने कहा, हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो। हमें कोई जवाब नहीं मिला और हमें यकीन था कि उस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। जब हमने अंदर प्रवेश किया तो हम पूरी तरह से चौंक गए। लियो ने कहा, हे भगवान, विश्वास नहीं होता मार्टिन, यहाँ क्या हुआ होगा? हमें वहां कई खूनी हथियार मिले, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, चेनसॉ और कई और। हम अब सतर्क हो गए और उस अजीब और खौफनाक घर में खोजबीन शुरू कर दी। मैंने कहा, चलते रहो, तलाशने के लिए यहाँ पर और चीजें जरूर होंगी। मुझे लगता है हथियारा कोई साइको या सीरियल किलर होगा। चलो। वहां एक बेसमेंट का दरवाजा था। हमें वहां चेनसॉ की आवाज सुनाई दी और एक जोरदार हंसी। मैंने लियो को बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए कहा। वो बेहद डरा हुआ था और खौफ में था। वो जानता था कि बेसमेंट में कुछ भयानक हो रहा है। जैसे ही लियो ने दरवाजा खोला, अचानक किसी ने उसे बेसमेंट के कमरे के अंदर खींच लिया। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। अचानक उसने चीखना बंद कर दिया। जब हम तीनों बेसमेंट वाले कमरे के अंदर देखने गए, हमने देखा कि लियो का सिर उसके शरीर से अलग पड़ा हुआ था, साथ में बहुत सारा खून था। हमने उस व्यक्ति की तलाश की, लेकिन हमें वो नहीं मिला। वो गुप्त दरवाजे से भाग गया था। एली कांपने लगी और अपने होश खो रही थी। सर, अब क्या होगा? लियो मर चुका है, हम भी मारे जाएंगे बेदर्दी से। मैंने उसे शांत किया और कहा, ड्यूटी पर ध्यान दो, क्योंकि हम वहां उस अनजान आदमी को खोजने गए थे जिसने कल रात हमें फोन किया। हमने उस साइको को खोजने का फैसला किया था। फिर हमने उस हत्यारे की तलाश शुरू की, लेकिन हमें वो कहीं नजर नहीं आया। हम उस घर से बाहर आ गए। एड, इस जगह की रखवाली के लिए यहाँ रुको और हमें सूचित करना। एली और मैं उस दिशा की तरफ जाने के लिए बढ़े जहां हमने उस हत्यारे को जाते हुए देखा था। हम उस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन हम आने वाली समस्याओं से अनजान थे। वहां एक खतरनाक जाल बिछा था। एली उस खतरनाक जाल का शिकार हो गई। अचानक उसके पैर में रस्सी बंध गई। ये रस्सी एक पुरानी कार से बंधी हुई थी। किसी ने उस कार को स्पीड से चलाया। एली साथ में घिसटती चली गई। उस हत्यारे के चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो एली को तब तक घसीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मेरी मदद कीजिए सर। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा ना सका। मैं खौफ में था और उस समय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मुझे अभी भी याद है उसका खून से सना चेहरा और जख्मी शरीर, और जिस तरह से वो चिल्ला रही थी। अपनी टीम को बचा नहीं पाने के लिए मैं खुद को दोषी मान रहा था। खुद से बहुत नाराज था। वो मेरे लिए एक टीम से बढ़कर थे और अब वो लोग नहीं थे। और वहीं दूसरी ओर मैं एड के लिए चिंतित था। मैं तुरंत एड के पास भागा। मैंने देखा वो वहां नहीं था। मैंने उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। एड, तुम कहाँ हो एड? हेलो एड, आर यू देयर?
मैं बहुत उदास हो गया था। मुझे लगा उसने एड को भी मार दिया। जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला, किसी ने मेरे सिर पर एक भारी रॉड से वार किया। सिर से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को जंजीरों और रस्सियों में कसकर बंधा हुआ पाया और वहीं दूसरी तरफ एक लाश पड़ी थी। पूरा कमरा गंदा था और खून, कटे हुए हाथ, पैर और खतरनाक औजारों से बहुत डरावना लग रहा था। मैंने एड को अपनी बाईं ओर देखा। वो बेहोश पड़ा हुआ था। उस हत्यारे ने उसका हाथ काट दिया था और ये देखकर मैं सकते में था। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और उस साइको किलर को गालियां देने लगा। अरे, मुझसे लड़ो, अगर मर्द हो तो कायर, आओ और मेरे साथ लड़ो। फिर मैंने जब अपना सिर घुमाया तो मुझे एक बदशक्ल आदमी दिखा। उसका चेहरा सामान्य नहीं दिख रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी मुस्कुराहट बेहद खौफनाक थी। वो एक रॉकिंग चेयर पर सिर पीछे करके बैठा था और आगे पीछे झूल रहा था। मेरा चिल्लाना सुनकर उसे मजा आ रहा था। कुछ मिनट बाद वो एड के पास आ गया, उसे जगाया और अपनी इलेक्ट्रिक चेनसॉ को वहां ले आया। जब एड उठा तो वो दर्द से कराहने लगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। टेरिबल। हत्यारे ने अपनी इलेक्ट्रिक चेनसॉ चालू की और उसका पैर काटने की तैयारी की। सर, हेल्प, सर, मेरी मदद करो। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे लूजर, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मुझे खोलो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। नहीं, नहीं, मत करो। और फिर मैंने एड की तेज चीखें और रोने की आवाज सुनी। मैं अब भी खुद को दोषी मानता हूं। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपने दोस्त को एक साइको किलर के हाथों कटते हुए देखता रहा। उसे मारने के बाद वो मेरे पास आया और कहा, तुम मेरे परिवार के हत्यारे हो। तुम सब बुरे हो, बहुत बुरे। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। जब वो मुझे ये बता रहा था, मैंने अपने मोजे में छुपाए हुए एक छोटे चाकू से अपनी रस्सियां काटी। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने होश में नहीं होने का अभिनय किया और जब वो मुझे देखने आया तो मैंने उस छोटे चाकू से उस पर वार कर दिया। वो हत्यारा एक ही बार में बेहोश हो गया। मैंने उसे हथकड़ी लगाने का फैसला किया, लेकिन अचानक ही वो उठा और उसने मेरी एक उंगली काट दी। मैं चीखा और दर्द से चिल्लाने लगा। शिट! वो दर्दनाक वाकया आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। फिर मैंने हत्यारे पर काबू पाना चाहा, पर वो ताकतवर था, जैसे वो ये लंबे समय से करता आ रहा हो। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और बेहद खौफनाक भी। वो मुझ पर कई तरह के हथियारों से हमला कर रहा था, लेकिन मैं उस दिन भाग्यशाली था और बड़ी मुश्किल से बच पाया। जब वो मुझ पर हमला कर रहा था तो मैंने उसे ऊपर से धक्का दिया और उस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। फिर मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। होर्हे बुशहेल अभी भी जांचकर्ताओं के लिए एक सबसे बड़ा रहस्य है। उस शख्स का रहस्य आज भी अनसुलझा है और हम उस खौफनाक आदमी का इतिहास जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 7 जुलाई 2014 का दिन। सभी गाड़ी में बातचीत कर रहे थे। सब मजे कर रहे थे क्योंकि हम डॉल्फिन आइलैंड की तरफ जा रहे थे अपना दिन बिताने, यही कोई 400 मील दूर। हम करीबी दोस्त थे जो साउथ फुल्टन अटलांटा में रहते थे। मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मुझे एक छुट्टी चाहिए थी क्योंकि मेरे भाई की 3 महीने पहले अचानक मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में। कार्ला और मेगन पीछे वाली सीट पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। वो अपने पुराने कॉलेज के दिन और बॉयफ्रेंड्स को याद कर रहे थे और हंस रहे थे। कार्ला का दोस्त रॉबर्ट मेरी नई लैंड रोवर में मेरी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो कम बोलता था, उसके अच्छे खासे मसल्स थे, लेकिन वो व्यवहार का अच्छा था। उन दोनों को पीछे बात करते देख हम भी हंस रहे थे। हमें इंतजार था कुछ फिशिंग और अच्छी ताजी हवा का। मेगन और मेरी शादी को हुए 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया था। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिससे मैं बहुत खुश था। रॉबर्ट ने अपनी सीट पीछे की ताकि वो कार्ला को देख सके। उसने पूछा मुस्कुराते हुए, आई लव यू कार्ला। उसने मस्त अंदाज में कहा। वो दोनों हंस पड़ी और फिर कार्ला ने कहा, आई लव यू टू रॉबर्ट। बस बस बहुत हुआ, मैंने पीछे देखते हुए मजाक में कहा। रॉबर्ट शर्मा गया और सभी हंसने लगे। वो अपनी तेज आर्मी नाइफ से एक एप्पल छील रहा था कि तभी उसने मेरी ओर देखा। उम्मीद है बस इसी के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हो, मैंने मजाक में कहा। और दाढ़ी बनाने के लिए भी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद वो सामने देखने लगा। हम फेयरबर्न रोड पर चल रहे थे और हम एनस्टन के पास घनी आबादी वाले जंगल से 80 किलोमीटर दूर थे। सूरज तेज चमक रहा था और सभी पेड़ों में से छाया आ रही थी, जिससे मैंने सड़क पर और ध्यान दिया। जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मुझे कुछ दिखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटा बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था।
मुझे बस उसकी सफेद आंखें और लाल बाल याद हैं, क्योंकि पलक झपकते ही मेरी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और वो उड़ता हुआ झाड़ियों में गया। हम सभी सदमे में थे और पीछे बैठी लड़कियां तेजी से चिल्लाईं, क्योंकि तेज ब्रेक मारने से मेरी गाड़ी स्किड होकर रुकी थी। कुछ वक्त के लिए शांति रही, क्योंकि सभी सदमे में थे। अरे ये तो पलक झपकते हुआ, मैंने कहा, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेगन के आंसू निकल आए और कार्ला सदमे से अपना मुंह पकड़े बैठी थी। रॉबर्ट गाड़ी से उतरा और झाड़ियों की तरफ चलना शुरू किया। उसके पीछे मैं गया। हमने उस लड़की को डाली के ऊपर उल्टा लटकते हुए देखा, मानो वो जैसे मर चुका हो। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि वो अब नहीं बचा। उसकी पल्स भी गायब थी। मैं अपने घुटनों पर गिरकर बुरी तरह रोने लगा। नहीं, अरे भगवान, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पीछे से कार्ला और मेगन आए। अरे अब हम क्या करेंगे? कार्ला ने पूछा, जो अब भी डर से कांप रही थी। ये क्या ये? और मेगन चुप हो गई। रॉबर्ट ने सर हिलाया और कहा, ये मर चुका है। और फिर मेगन लड़के की ओर देखकर रोने लगी। इसकी उम्र तो काफी कम है। उसने कहा, ये क्या किया? मैंने बोला, आसपास शायद कोई नहीं है क्रिस। रॉबर्ट ने कहा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने हौसला देते हुए कहा। और इससे बदतर, हम में से किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने 3.5 मील पहले एक घर देखा था। कार्ला ने कांपते हुए बोला, हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। रॉबर्ट ने कहा, मैं उस घर तक जाऊंगा, वहां से मदद मांगूंगा और पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कार्ला ने कहा, और फिर वो वहां से बाहर की ओर चल दिए। मैं उठकर खड़ा हुआ, लैंड रोवर से एक ब्लैंकेट निकाला और जितना हो सका उस बच्चे की लाश को ढक दिया। मेगन ने मुझे कसकर पकड़ा। हम दोनों सदमे में ही थे। मैंने लैंड रोवर को सड़क के किनारे लगाया, लेकिन आसपास कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। जैसे ही हम गाड़ी में वापस बैठे, पीछे से एक बहुत तेज आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। हम पीछे मुड़े। एक बूढ़ा ग्रे कलर के बालों वाला आदमी, जो बिल्कुल भूत की तरह सफेद था, उसने तेज चीखते हुए कुल्हाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे की खिड़की में मार दी। मैं चीखा, मेगन चीखी, हमारी दुनिया उलट गई। फिर वो मेरी खिड़की की तरफ आया, उस कुल्हाड़ी को घुमाते हुए। मैं मेगन की तरफ झुका और उसी समय मेरी तरफ का कांच टूट गया। हम बेहद डरे हुए थे और मेगन की तरफ के दरवाजे से बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर निकले, उसी समय वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया था। हम सदमे में थे तो हमने रॉबर्ट और कार्ला के लिए आवाज लगाई। हमें लगा वो दूर नहीं होंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो बूढ़ा आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने फावड़े को जमीन पर रखा हुआ था। अरे बाप रे, मैंने डर कर कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं चीखा, लेकिन वो हिला नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थी। उसमें से दुर्गंध आ रही थी। उस बच्चे को मरना ही था। उसने खूंखारते हुए कहा, मैंने उसे कहा था कि सड़क पर ना खेले। और फिर उसने मुझे बोला, मैं उसे गायब कर दूंगा। उसने गुस्से में आकर कहा। जैसे ही वो लड़के के शव की ओर जाने लगा, मेगन चीखी। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने फावड़े के हैंडल से मेरे रिब्स में मारा। मुझे बेतहाशा दर्द हुआ और मैं गिर गया। नहीं, उसने मेगन को चेतावनी देते हुए कहा। वो चीखी और पीछे हट गई। छोड़ दो उसे, मैंने वहीं गिरे हुए उसे बोला। रॉबर्ट, कार्ला। मेगन ने पूरी जान से आवाज लगाई। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी बात मानेगी? उस बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। हाँ, बताओ। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी नजर उसके पहनावे की ओर गई। उसने एक लंबा काला कोट पहना था, गंदी भूरी पैंट्स और फटे हुए भूरे जूते। अचानक ही उसने फावड़ा जमीन पर फेंका और एक सिगरेट जला ली। अब सब तरफ सन्नाटा था। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? उसने मुझसे सवाल पूछा, उस सिगरेट को लेते हुए। रॉबर्ट और कार्ला, हाँ, उसने बेहद आराम से बोला। बोलते बोलते वो और बूढ़ा होता जा रहा था। मैं उठ नहीं पाया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेगन की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। मैं और मेरे दोस्त उस घर के अंदर रहते हैं। और फिर उसने उस घर की ओर इशारा किया जहां रॉबर्ट और कार्ला गए थे। अरे नहीं, मैं चीखा, हमें यहाँ पर अनजान लोगों का आना पसंद नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, अपनी उस मनहूसी हंसी के साथ। तुमने क्या किया उनके साथ? मेगन चीखी। चीखो मत मेरी जान, डेनिस और चीको उसकी मदद करेंगे। उसके बाद वो बेहद डरावने तरीके से मुस्कुराया। उस घर से किसी आदमी के जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी और उसके बाद जो चीखने की आवाजें थी, मुझे लगा वो कार्ला की ही थी। वो यहीं आ रही थी। चीको, डेनिस से कुछ भी सही नहीं हो सकता। कार्ला को आते हुए देख उस बूढ़े आदमी ने कहा। वो खून से सनी हुई थी और उसकी सांसें भारी थी। रॉबर्ट, उसने बोलना चाहा। क्या हुआ कार्ला? मैं चीखा। ये तुम पर खून कैसा? मेगन बोली। खून खून खून, उस बूढ़े आदमी ने दोहराया। हम अपनी ब्लड लाइंस को फॉलो करते हैं। हम पर 2 आदमियों ने हमला किया और रॉबर्ट की जान ले ली। कार्ला ने चीखते हुए बोला। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बेहद अजीब था। दर्द जा चुका था और मैंने उस बूढ़े आदमी पर हमला किया, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो गया।
अचानक से मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कार्ला मेगन से बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो सारा खून गायब हो गया था। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था और फिर मैं चीखा। फिर रॉबर्ट दिखाई दिया, उसे कुछ नहीं हुआ था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? कैसे हो दोस्तों? उसने कहा। हर लड़के को झाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। फिर वो हंसा और साथ ही महिलाएं भी। कुछ तो गड़बड़ थी उस समय। मैं पेड़ के पास लेटे उस लड़के के पास गया और अचानक उसने वो ब्लैंकेट फेंक दिया और वो बच्चा जमीन पर आकर खड़ा हो गया। क्या देख रहे हैं आप? उसने कहा। लेकिन तुम मर गए थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो हल्की सी ठोकर लगी थी। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि सड़कों पर ना खेलूं। 3 साल पहले उनका देहांत हुआ। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। माफ कीजिएगा सर, उसने वापस जाते हुए कहा। क्रिस, चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे रॉबर्ट ने कहा। हाँ, कार्ला ने कहा। वो बाथरूम के लिए गया था। लेकिन कार्ला, तुम। मेरी आवाज बंद सी हो गई। हाँ नहीं, मेगन ने जोश में कहा। मुझे बीच पर जाना है। लेकिन खिड़कियां, मैंने उस खराब लैंड रोवर को देखते हुए कहा। लेकिन सारी खिड़कियां बिल्कुल ठीक थीं। नहीं, मैंने अपना सर पकड़ के चीखा। तुम्हारे मजाक मुझे बहुत पसंद है। मेगन ने हंसते हुए कहा। मेरे खिलाफ 3 लोग थे। जरूर ये मेरे दिमाग में ही कुछ होगा। मैंने वापस होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद हम फिर से अपनी गाड़ी लैंड रोवर में चढ़ गए। और जैसे ही मैंने गाड़ी शुरू की, मैंने सड़क पर एक फावड़ा पड़ा हुआ देखा और मेरे रेयर व्यू मिरर में मुझे दिखा एक बूढ़ा आदमी और एक लाल बालों वाला बच्चा हाथ हिलाते हुए।